नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। फिजियोथेरेपी यूं तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, लेकिन भारत में सदियों से चले आ रहे मालिश और कसरत के नुस्खे का ये एक मिला जुला रूप होता है। मानसिक तनाव, घुटनों, पीठ या कमर में दर्द जैसे कई रोगों से बचने या निपटने के लिए बिना दवा खाए या चीरा लगवाए फिजियोथेरेपी एक असरदार तरीका है। इस बात में कितना दम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा समय में अधिकांश लोग दवाइयों के झंझट से बचने के लिए फिजियोथेरेपी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यह न केवल कम खर्चीला होता है बल्कि इसके दुष्प्रभाव की आशंका न के बराबर होती है। और इसलिए आज हम फिजियोथेरेपी से जुड़े तमाम सवालों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। आप शुरुआत में ही समझ गए होंगे कि आज का विषय बहुत अहम है। यह हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि आज के बदलते दौर में, बदलती परिस्थितियों में खान पान हर किसी का बदल गया है। और यही कारण है कि आज इंसान तरह तरह की बीमारियों से घिरना शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो इसमें यह है कि ये समस्याएं युवाओं में अब ज्यादा देखने को मिल रही है। अब ऐसे में अब सवाल बहुत बड़ा है कि अब क्या किया जाए। इसलिए आज हम इसके समाधान को लेकर चर्चा करेंगे, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल। इसके साथ ही दर्शकों को भी एक अहम जानकारी बता देते हैं। अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर अगर आपको भी फिजियोथेरेपी से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल आपके जहन में घूम रहा है, पीठ के दर्द से जुड़ा, सूजन से जुड़ा, मांसपेशियों में खिंचाव से जुड़ा हुआ या फिर किसी भी समस्याओं से जुड़ा हुआ, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमें तुरंत कॉल कीजिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। हमारे साथ मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल जुड़ेंगे। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। फिजियोथेरेपी से जुड़े आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। चलो अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.के. मुदगिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। नमस्कार सर। डॉक्टर आर.के. मुदगिल, हम कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं चाहता कि आप दर्शकों को एक अहम जानकारी बता दें कि फिजियोथेरेपी में आखिरकार कौन कौन सी फील्ड होती है, कौन कौन सी समस्याओं का निपटारा हो सकता है, ताकि उनको भी एक आसानी हो सके, वो आराम से कॉल करके पूछ सकें। सर, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा, और उसके बाद मैं ये चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें ऑर्थो, न्यूरो, ठीक है, और गेरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, गायनाकोलॉजिकल, बहुत सारी दिक्कतों का इसमें, स्पोर्ट्स इंजरीज, इसमें काफी सारी चीजें हम कवर करते हैं। समावेश होता है बहुत सारी चीजों का। और क्या इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे अभी आपने अपना जब ये शुरू किया इंटरव्यू, तो आपने बात रखी थी कि एक मालिश से लेकर और यहाँ तक का ये एक रूप है। तो मैं यहाँ एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आज भी बहुत सारी सोच जो लोगों की है, क्योंकि फिजियोथेरेपी को लेकर अवेयरनेस अभी एट प्रेजेंट इंडिया में उस स्तर पर नहीं है, उस स्तर पर जागरूकता नहीं है लोगों को। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को बताइए, क्या इसका कोई स्पेसिफिक एरिया भी होता है, क्या स्पेसिफिक फील्ड होता है, ताकि लोग आसानी से कॉल कर सके, समझ सके कि आखिरकार है क्या चीज। इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं सर। आफ्टर बैचलर डिग्री 4.5 ईयर आफ्टर बैचलर डिग्री इसमें मास्टर डिग्रीज होती हैं, और वो भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के साथ, जिसमें ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स, गेरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी लेटेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही। तमाम दिक्कतों का इलाज दवाइयों रहित तरीके के साथ, मात्र एक्सरसाइज से और कुछ एक इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज की मदद से। जी डॉक्टर आर.के. मुदगिल, आपको लगता है कि आज के दौर में, हालांकि जागरूकता की बहुत कमी है, अवेयरनेस की बहुत कमी है, ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, लेकिन आज के दौर में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वता, उसकी प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंसी, मतलब लोगों में आपको लगता है कि है, वो समझ पा रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल सर, अभी पहले के मुकाबले काफी बदलाव आया है। अभी आप देखेंगे कि पहले सिर्फ फिजियोथेरेपी को स्पोर्ट्स से जोड़कर देखा जाता था कि भाई सिर्फ फिजियोथेरेपी का रोल स्पोर्ट्स इंजरीज में है, लेकिन आज कॉमन इंजरीज में भी इसका काफी अच्छा रोल है। मैं कहता हूं कि डायरेक्ट अभी पेशेंट आपको फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे अप्रोच करना शुरू कर चुका है।
तो आप डायरेक्ट इंटरवेंशन में आ चुके हैं। अभी कोविड अभी रिसेंट गया है, कोविड में भी आईसीयू के अंदर हमारे फिजियोथेरेपिस्टों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। जी, डॉक्टर आर के मुदगिल, आप बहुत तजुर्बेदार हैं, तो हमने इस कार्यक्रम को लेकर बहुत से विचार भी किया, इसके बारे में रिसर्च भी की, और अक्सर हमारे कार्यक्रम में हृदय से संबंधित विकारों को लेकर चर्चा होती है, उसके अलग अलग पहलुओं को लेकर। तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कार्डियोपल्मोनरी विकार से ग्रस्त लोगों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट किस प्रकार मदद कर सकता है? बिल्कुल सर, इसमें मदद कर सकता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें हमारे अंदर जैसे बहुत सारी मैनुअल टेक्निक इसमें समाहित होती हैं। कार्डियोपल्मोनरी एक ब्रांच है, एक स्पेशलाइजेशन है फिजियोथेरेपी का। जो लोग कार्डियोपल्मोनरी में महारत हासिल करते हैं वो उसके बाद आईसीयूज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स के लिए, और उनको उनकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रूटीन एक्सरसाइजेज की मदद से उनके जो वाइटल्स हैं उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसमें सारा फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू होता है, तो एक तो ये साइड इफेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। जी, और यहाँ पर अगर बात करें कि मतलब किस किस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अगर कोई घर बैठे करना चाहे तो, अपने दिल को मजबूत करने के लिए, हर चीज सुचारू रूप से चल सके? बहुत सारी जनरल एक्सरसाइजेज हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जो पहले हमारे ग्रामीण परिवेश में स्कूलों में होते थे पीटी और एक्टिविटी की जो क्लासेज होती थी, आजकल आप देखेंगे कि स्कूलों में ग्राउंड ही नहीं बचे हैं। स्कूलों में ग्राउंड नहीं बचे तो इस तरह की एक्टिविटी भी नहीं बची है। तो कुछ एक रूटीन एक्सरसाइजेज हर एक बॉडी पार्ट के लिए बनाई गई हैं, की जा सकती हैं, बशर्ते यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आप उसको करने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है, और वो आपके लिए एडवाइजेबल है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ रोल ऑफ फिजियोथेरेपी शुरू हो जाता है। एक थेरेपिस्ट आपको ये बताता है एग्जामिन करके प्रॉपर थोरोली कि आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और किससे आपको कितना फायदा होगा या किसी से आपको नुकसान होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बात करूं, कई बार हम लोग एक देखा देखी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं। जैसे अभी मैं सर्वाइकल के केस में बताऊंगा, आपके आसपास आपने देखा होगा जो भी पार्क वगैरह में कुछ लोग इस तरह से गर्दन की आराम से ऐसे ऐसे से मूवमेंट करते हुए आपको आराम से दिख जाते हैं। उनको ये शायद कहीं एक दूसरे से बताया गया है कि ऐसा करने से सर्वाइकल ठीक होता है, जबकि ये पूरा गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमारे पास स्टैटिक नेक एक्सरसाइज है प्रॉपर तरीके से, जिनसे हम मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जी, डॉक्टर आर के मुदगिल, हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं, तनु श्रीवास्तव। तनु श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, मुझे लीवर में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं कुछ भी खाता हूँ और मुझे पेट में एसिड, गैस ये कंटिन्यू बनने लगता है। मतलब मैं कुछ खाता हूँ तो उल्टी हो जा रही है, या हाँ सर बताएं। यही सारी समस्याएं हैं सर। मतलब इसके लिए आपने अभी कोई फिजिशियन ओपिनियन ली है सर? सर ओपिनियन मैंने लिया हुआ है। ओपिनियन में मेरे साथ एंडोस्कोपी कराया था, बट सब कुछ नॉर्मल ही निकला। ऐसा कुछ विशेष समझ में नहीं आया। आप ड्रिंक वगैरह करते हैं? सर ड्रिंक नहीं करता हूँ। चलिए अच्छी बात है सर। देखिए, अगर आपने जो कंडीशन मुझे बताई है, अमूमन कई दफा ऐसा होता है कि लीवर पे कोई भी इन्फ्लामेशन होती है, उसकी वजह से इस तरह की चीजें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, या कई बार हाइपर एसिडिटी बनता है पेशेंट में तो भी प्रॉब्लम आती है। इसमें आपका जो हाइपर एसिडिक नेचर है बॉडी का, उसको कम करने के लिए एक तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें। अगर आप लंबे टाइम तक खाली पेट रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। और दूसरा, अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ एंगेज करें। आप चाहे आप किसी एक जो आपके इंटरेस्ट का स्पोर्ट्स है आप उसमें जुड़ जाएं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अच्छे से कर सके, या मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं। सर मॉर्निंग वॉक जब आप करता हूँ, हाँ, जब आप अगर अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो आपको मैं समझता हूँ कि इस तरह की दिक्कतें कम रहेंगी। सर बेसिकली क्या है, जैसे मैंने ऑयल कहीं भी कुछ लिया, ऑयल यदि मैं लेता हूँ तो तुरंत ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सर ऑयल वैसे एडवाइजेबल नहीं होता। ऑयली चीजों को आप अवॉइड करें, क्योंकि जब आपका हाइपर एसिडिक नेचर होता है तो ऑयली स्टफ जो है वो आपकी दिक्कत को बढ़ा सकता है, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका आपको जैसे मैंने बताया ना कि एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, किसी भी स्पोर्ट्स में आपकी एंगेजमेंट, आपकी खान पान का जो व्यवहार आप है वो सुधारें, क्योंकि आपको ऑयली फूड से बचना है। और जितने भी अपना अंकुरित दालें वगैरह हैं, ये चीजें ज्यादा लेनी चाहिए आपको, इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। चले तनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर आर के मुदगिल, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कार्डियोपल्मोनरी के बारे में। आप बता रहे थे तफसीलात से कि हम कुछ एक्सरसाइज होती हैं उसके ज़रिए हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आप बता भी रहे थे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन अगर इसमें बात करें
आजकल लोगों को इस बारे में विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फील्ड कार्डियोलॉजिस्ट की होती है जो हृदय से जुड़े विकार होते हैं। तो ऐसे में लोग कैसे विश्वास करें कि फिजियोथेरेपी के पास, थेरेपिस्ट के पास जाएं? तो ऐसे में कब जाना चाहिए अगर इससे संबंधित कोई विकार सामने आता है? देखिए सर, अभी आप कार्डियोपल्मोनरी की बात कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी मॉडर्न मेडिकल टीम का एक महत्वपूर्ण अंग है जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो इकलौता टीम मेंबर, वो इकलौता सब कुछ करेगा। वो एक टीम का हिस्सा है जी। जब हम कार्डियोपल्मोनरी स्पेसिफिक बात करें जी। तो आईसीयू में फिजियोथेरेपी रोल ज्यादा है। ऐसे में जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लो वो वेंटिलेटर पे है और तरह की उसको दिक्कतें हैं, मेडिसिन पे है, तो वहां बाकी फिजिशियन अपना काम करेगा, लेकिन उसकी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का भी अहम योगदान है। वो उसके लिए रेगुलर उसको कुछ चेस्ट फिजियोथेरेपी देगा। मान लो कोई सिक्रेशंस उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है कोई भी, तो वो उसको निकालने में मदद करेगा, रिलीज करेगा उसको। लंग्स की जो अराउंड जो अपनी जो छोटी मांसपेशियां हैं रिब केज के अराउंड, उनके अंदर स्पाज्म जो बनता है उसको कम करने में मदद करता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ जो है वो कम होती है और उसका सिस्टम इम्प्रूव करता है धीरे धीरे। जी। डॉक्टर आर के मुदगिल, हमारे साथ एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि लगातार स्टेमिना कम हो रहा है और बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, सांसें भी जल्दी फूलती है, तो क्या करें? इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि खाली हम अगर बात करें कि जी स्टेमिना कम हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज आप कम कर रहे हैं उस वजह से हो रहा है, एक तो कारण ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरा, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रोटीन रिच अगर आप डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी आपको इस तरह की दिक्कतें आएंगी, जैसे मसल्स क्रैम्प वगैरह। जैसे स्पोर्ट्स में बड़ा एक कॉमन इशू है, हमारे पास पेशेंट आते तो बोलते हैं शिन पेन है, जैसे पैर के सामने दर्द होता है तो मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, या उनको लगता है कि जी पहले उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी बट अब वो अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं। तो वो प्रॉपर कहीं ना कहीं इस वजह से होती हैं दिक्कतें कि पेशेंट जो प्लेयर है अपना वो प्रॉपर वार्म अप नहीं करता है, वो डायरेक्ट स्पोर्ट्स में चला जाता है। सेम केस ये स्टेमिना के साथ है। स्टेमिना में भी ऐसा ही है, अगर मान लो आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप रेगुलर किसी भी चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्टेमिना डेफिनेटली लोअर साइड जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज PRE, अगर आप प्रॉपर उस स्ट्रक्चर में चलेंगे, मान लो आपने कुछ रेजिस्टेंस इंक्रीज किया आज अपनी एक्सरसाइज में, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, आप मान लो 1 kg वेट के साथ कर रहे थे, धीरे धीरे आपने 2 kg किया, 3 kg किया, 4 kg किया, तो इससे इंप्रूव होने के चांसेस पूरे हैं। बट कई बार हमारे यहाँ लोकल में हम देखते हैं कि जब ओवर एंथुजियाज्म के चलते प्लेयर या कोई भी नया एक्सरसाइज शुरू करता है, या हम भी अगर जिम में जाते हैं तो हम डे फर्स्ट पे ही सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम वर्कआउट कर लें। वो कहीं ना कहीं एक इंजरी का भी कारण बनता है, फटीग का भी कारण बनता है, और उससे स्टेमिना पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वो नहीं होना चाहिए जी। और अगर यहाँ पर बात करें डाइट क्या होनी चाहिए, किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए, और एक दिन के अंदर एक युवा को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? सर देखिए, डाइट के लिए मैं आपको बताऊंगा, वो बेसिकली स्पोर्ट्स इंड्यूस्ड है जी। आप जिस भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिजियोथेरेपी बेसिकली यहाँ जो जुड़ा हुआ फील्ड है ये फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। हम आपकी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, फिजिकल स्टेमिना को एनहांस करते हैं। अगर हम मसल बिल्डअप की बात करेंगे, मसल टोन अप की बात करेंगे, मसल स्ट्रेंथन की बात करेंगे, तो आपको वहां प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। अगर मान लो आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं, कोई पेशेंट हमारे फीमेल पेशेंट आती है मोस्टली, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा, तो वहां हम उनको कैल्शियम एडवाइज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है। अगर आप एक कॉमन बात करें, वो कॉमन कभी भी किसी पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। मतलब सब पर अलग अलग और सिचुएशन के हिसाब से सलाह देनी चाहिए। हर एक का बॉडी बिल्डअप अलग है, हर एक की नीड्स अलग है, हर एक की डिमांड्स अलग है बॉडी की जी। और एक और दर्शक सवाल पूछ रहे हैं दिनेश कि बाईपास सर्जरी होने के बाद कोई शारीरिक दिक्कत ना हो, हमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, जैसे अभी कार्डियोपल्मोनरी पे ही आपका जिक्र चल रहा था, तो ऐसे में जो कार्डियोपल्मोनरी स्पेसिफिक फील्ड में काम करने वाले हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साथी हैं, वो इनकी मदद कर सकते हैं। वो इनको चेस्ट के लिए कुछ एक एक्टिविटी वो बताएंगे भी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, इनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल देंगे, और उसके बाद अगर ये उसको अच्छे से करेंगे तो इनके लंग्स की कैपेसिटी एनहांस होगी और उसके बाद इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। और अगर ऐसे में अगर शरीर में सूजन देखने को मिल रही हो और लंबे समय तक हो, तो क्या करना चाहिए? कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? सर सूजन के देखिए, मैंने अभी भी कहा बहुत सारे कारण होते हैं। मान लो आपको कोई किडनी से संबंधित समस्या है जी, तो वहां भी आपको एडिमा देखने को मिलेगा बॉडी के ऊपर,
या कोई वैसे जनरलाइज इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपका कारण क्या है, क्योंकि जो कारण है निवारण उसी का होता है। दो तरह का ट्रीटमेंट है। देखिए, जैसे अभी हमारा जब जिक्र शुरू हुआ फिजियोथेरेपी को लेके, जी तो हमेशा आप देखेंगे मेडिसिन बात करती है पेन किलर। जी आपने कभी भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देखी होगी जो प्रॉब्लम किलर के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजियोथेरेपिस्ट वो एक्ट लाइक अ प्रॉब्लम किलर। जी हम पेन किलर नहीं है, तो आपका जो कारण है उसका हम निवारण करते हैं। अब वो डिपेंड करता है सूजन की वजह क्या, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया बाव जिसको हम जी। बोलते हैं आम भाषा में। अब गठिया बाव में भी जोड़ों पे सूजन आएगी। जी तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उंगलियों में टेढ़ापन आएगा, अकड़न आएगी, सूजन आएगी। तो उसमें हमारे पास उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, प्रॉपर एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी डॉक्टर आर के मुद्गिल, मोडेलिटीज। हम इस पर भी आएंगे। जो आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया गठिया, तो गठिया से ग्रसित लोगों को कौन सी थेरेपी करनी चाहिए? सर, गठिया में फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। इसमें ऐसा देखिए, मैंने कहा हम टीम का हिस्सा हैं। जी गठिया बाव में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको कंपलसरी हैं, वो आपको लेनी चाहिए, वो आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करेगा। जी उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट बाकायदा स्पेसिफाइड डॉक्टर्स होते हैं इस चीज के लिए। जी और साथ ही साथ जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं वो आपकी जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर जो डेवलप होते हैं, जो मसल्स आपकी वीक होनी शुरू हो जाती हैं, जो जॉइंट्स आपके फ्रेजाइल होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी तमाम दिक्कतों को समाधान करने के लिए हम वहाँ एक्सरसाइज करवाते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी में जैसे मोडालिटीज होती हैं अलग अलग, जैसे SWD हो गया, IFT हो गया, इस तरह की मशीनें होती हैं काफी। तो उनकी मदद से हम पेशेंट को काफी हद तक जो उसके इन्फ्लामेटरी चेंजेस आने शुरू होते हैं बॉडी में, उसको कम करते हैं। और साथ ही साथ एक्सरसाइज की मदद से जो उसकी मसल्स वीक हो रही हैं उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। जी। एक दर्शक ने सवाल पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि हाथों में अकड़न आ रही है, उंगलियों में अकड़न आ रही है, तो गठिया की समस्या बता रहे हैं डॉक्टर। तो ऐसे में कौन सी एक्सरसाइज है जो घर बैठकर हम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सर, सबसे पहले गठिया का जो प्राइमा फेसिया लक्षण देखने को मिलता है वो छोटे जॉइंट्स पे ही मिलता है। जो हमारे IP जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी उंगलियां हैं, ये छोटे जोड़ हैं, इन्हीं में सबसे ज्यादा पेशेंट को अकड़न महसूस करता है। जी अब इसके लिए जैसा मैंने बताया कि उनको पहले एक फिजिशियन से ओपिनियन, प्रॉपर मेडिकेशन इसके लिए। अब आती है फिजियोथेरेपी की बात। जी अगर इनका अकड़न ज्यादा है तो इनको अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए, वो इसको प्रॉपर मोडेलिटी से लुक आफ्टर करेगा। जी अब पूछते हैं कि नहीं जी, घर पे हम घरेलू के तौर पे क्या करें? तो आप एक सबसे आसान काम है जो कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी किसी भी मूवमेंट को रोके ना। जी पेन के चलते आप मूवमेंट को ना रोकें। अमूमन पेशेंट गलती क्या करता है, पेन होता है तो वो मूवमेंट को रोक लेता है। बिल्कुल। इसमें मूवमेंट नहीं रोकना है, आपको पूरा मूवमेंट करके रखना है। और आप घर पे सिंपल कोई गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा नमक भी डाला जा सकता है। तो वो गर्म सिकाई प्लस जनरल मूवमेंट्स, ये आपको फायदा करेगी। जी। और अगर बात करें यहाँ पर अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए फिजियोथेरेपी किस तरह काम करती है? सर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बेसिकली क्या होता है, जब भी बोन्स वीक होती हैं उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और हमारे भारत देश में जो है महिलाएं सबसे ज्यादा इससे परेशान होती हैं। कुछ हमारा खान पान कुछ इस तरह का अब नहीं रहा है, उसका भी इफेक्ट आया है बॉडी के ऊपर। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो कैल्शियम रिच डाइट हमें पेशेंट को देनी चाहिए, और दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर की जानी चाहिए। कुछ एक जनरल एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसको आप रूटीन में कर सकते हैं। उनको करने से मसल्स की टोन बढ़ती है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बॉडी का ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बोन्स की स्ट्रेंथ भी एनहांस होती है। इसमें मशरूम, जो अगर आप कहें फूड में जो अपना आती है मशरूम, वो आप ले सकते हो। मशरूम में विटामिन D का लेवल जो है ज्यादा होता है, तो उसका बड़ा फायदा रहता है। जी। डॉक्टर आर के मुद्गिल, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी विजय कुमार जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। सर, मेरे घुटने खत्म हो गए, मैं चल नहीं सकता। विजय कुमार जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही है, आप दोबारा से सवाल दोहराइए। बता रहा हूँ, मेरे घुटने बिल्कुल खत्म हो गए हैं। घुटने खत्म हो गए हैं? हाँ जी। जी, आपकी उम्र क्या है विजय जी? हाँ जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 22। और ये समस्या आपको कब से है? हो गए 6 महीने, उससे पहले बिल्कुल सही था। जी, डॉक्टर आर के मुद्गिल, आपने उनका सवाल सुना? एज में नहीं सुन पाया बेसिकली, लेकिन उन्होंने। विजय कुमार जी, आप दोबारा से अपनी उम्र बता पाएंगे?
हाँ? आप दोबारा से अपनी 72 उम्र बता दीजिए। 72 साहब, 72। 72 जी हाँ विजय कुमार जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो आपके घुटनों में दिक्कत है इसको ओस्टियोआर्थराइटिस नी बोला जाता है, घुटनों का घिसना। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से सबको पता भी चले। घुटनों का घिसना जो है वैसे तो एज रिलेटेड इशू है, एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी कार्टिलेज जो है इरोड होना शुरू हो जाती है और जॉइंट्स आपस में रगड़ खा के घिसना शुरू कर देते हैं और उसी वजह से फिर आपको पेन होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है और बाकी चीजें दिक्कत करती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है सर, देखिए जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, घुटनों का दर्द एक आम समस्या है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। अब जरूरत यह है कि आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पूरी तरह से घिसने का इंतजार करें उसके बाद नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, या आप ग्रेड 1 ओस्टियोआर्थराइटिस शुरुआत में जब आपको लक्षण आने शुरू होते हैं आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। उसमें सिंपल कुछ एक एक्सरसाइज होती है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, तो उनकी मदद से। अभी देखिए दो चीजें हैं इसमें, आप समझें, एक तो हड्डी है जो जॉइंट आपस में रगड़ खा रहा है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये एक मॉडल भी है, ये घुटने का मॉडल है बेसिकली। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक हड्डी है, फिर नीचे दूसरी हड्डी और बीच में ये कार्टिलेज है, ये झिल्ली। तो ये घुटना कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चलता है। तो आपस में ये चलते चलते जब क्या करता है, रगड़ खाना शुरू करेगा तो ये घिसना शुरू करेगा, ये यहाँ से पूरा कार्टिलेज आपका कट जाता है और पूरा डायरेक्ट इंटैक्ट करती हैं बोन एक दूसरे से, इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपके पास दो बातें हैं, हड्डी घिस चुकी है, उसको एकदम से वापस नहीं किया जा सकता है। उसी के लिए बाद में आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन कहता है कि जी नी रिप्लेस करेंगे, वो पूरा ये जॉइंट यहाँ से हटाएगा, यहाँ स्टील का इम्प्लांट डाल देगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ क्या कर सकता है, वो आपकी जो सराउंडिंग मसल्स हैं, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो इसको पूरे को घेरे हुए है, उसको मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करेगा। उन एक्सरसाइज की मदद से आपका जॉइंट के ऊपर जो वेट जा रहा है वो कुछ हद तक कम होगा। दूसरा, आपका ओवरऑल बॉडी वेट कम करने के लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। तीसरा, आप नी ब्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नी ब्रेस बेसिकली विद हिंज आते हैं, साइड में दोनों तरफ पत्तियां लगी होती हैं ताकि घुटने के ऊपर जो वेट जा रहा है वो ब्रेस के थ्रू ट्रांसफर हो। और शू मॉडिफिकेशन, जो आपका जो जूता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब भी घुटना घिसता है तो बाउ लेग्स हो जाती हैं, बेसिकली पैर दोनों तरफ बाहर की तरफ घूम जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर शू मॉडिफिकेशन भी यहाँ जरूरी है। तो इसके लिए एक प्रॉपर, मैंने बताया ना, तरीका है। ये जर्नल चीजें हैं, यूट्यूब पे मेरे खुद के चैनल पे भी मैंने काफी सारी एक्सरसाइज को लेकर डाली हुई हैं, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको इस तरह यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। तो वहां से आप वो एक्सरसाइज। लेकिन डॉक्टर आर के मुदगिल जी, हम आपसे चाहेंगे कि फौरी राहत के लिए आप कुछ एक्सरसाइज बताएं इस घुटने के लिए, क्योंकि ये महिलाओं में बहुत समस्या देखने को मिलती है। ग्रेस खत्म हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाती है, तो चिकनाई जो होती है घुटनों में वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो ऐसे में अगर आप फौरी राहत के लिए कुछ एक्सरसाइज बता पाएं तो आप जरूर बताएं। सर बताने के लिए अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप सुन के समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल बिस्तरे पे सीधे पैर लंबे करके बैठ जाएं जी। घुटने के नीचे एक पिल्लो रखें जी, और घुटने से उसको नीचे की तरफ प्रेस करें, बिस्तरे की तरफ जी। 10 तक काउंट करें और फिर रिलीज कर दें। बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट करें 5 to 10 टाइम्स। उसके बाद यही पिल्लो आप घुटने के नीचे से निकालेंगे, अपनी एडी के नीचे रखेंगे जी। और अब एडी से भी सेम बिस्तरे की तरफ प्रेस करेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे जी। दूसरा, ये दो एक्सरसाइज ये होगी। तीसरी एक्सरसाइज क्या है कि बेड के ऊपर बैठ जाएं जी, पैर अपना नीचे की तरफ लटका लें 90 डिग्री जैसे हम आ जाएगा, एंगल बन जाएगा घुटने का। और नीचे एंकल के पास कोई भी वेट कप मार्केट में अवेलेबल होता है, वेट कप आप ले सकते हो, या घरों पे आप सरफ या नमक की कुछ थैलियां आराम से अवेलेबल हैं 1 kg वेट की जी। उनको किसी कपड़े में रैप करके नीचे एंकल के अराउंड बांध सकते हैं। और फिर बैठने के बाद पूरा पैर स्ट्रेट ऊपर उठाएं जी, 10 तक काउंट करें, वहां रोकें और फिर उसके बाद वापस। और इसमें आपको, जैसे ये तो कुछ एक बेसिक एक्सरसाइज है, इसके अलावा आपको स्क्वेटिंग, जिसको घुटनों के बल बैठना होता है, आम हरियाणवी भाषा में उकड़ू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है, जिसको आलथी पालथी लगा के हम बैठते हैं, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन ही ऐसा है, उसमें आलथी पालथी का महत्व है जी। हम लोग क्रॉस लेग सिटिंग मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादा ही करते हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ऐसे पेशेंट को जिसमें शुरुआती सिम्टम आने शुरू हो चुके हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आर के जैसे मैंने बताया मुदगिल जी, उसका आपने एक महत्वपूर्ण रोल बहुत है इसमें। महत्वपूर्ण बात बताई है और ये किस किस तरीके से हम एक्सरसाइज करके इस चीज़ से हम निजात मिल सकती है फौरी तौर पर। तो हम दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो दर्शकों ने सुना है वो उसको घर में अप्लाई ज़रूर करेंगे और उम्मीद यही है कि उनको राहत ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्या फिजियोथेरेपी कैंसर के लिए फायदेमंद है? सर देखिए, कैंसर में मैंने अभी कहा कि डायरेक्ट इंटरवेंशन फिजियोथेरेपी का नहीं है, लेकिन उसके लिए इनडायरेक्टली treatment- तरीके से हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि- योगदान जरूर है बिल्कुल, फिजियोथेरेपी। वो इसलिए है, बिल्कुल है, क्योंकि कैंसर की वजह से बॉडी में जनरलाइज वीकनेस डेवलप होती है। जी अगर आप कैंसर के पेशेंट को देखेंगे तो उसको पोस्ट रिहैब जो फेज होती है उसमें काफी सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी वीकनेस होती है बॉडी में, उसको दोबारा से प्रॉपर खड़ा करना, चलाना, जी वो सारा एक फिजियोथेरेपी के जिम्मे है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वहां बहुत वाइटल रोल प्ले करता है और ऐसे पेशेंट्स को दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आता है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने बताया, फिजियोथेरेपी मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट रिहैब में भी काफी, पोस्ट ऑप में काफी काम करती है। जैसे आफ्टर नी रिप्लेसमेंट भी काम करेगी, जैसे मैंने अभी बताया, नी रिप्लेसमेंट से पहले तो काम कर ही रही है। जी लेकिन अगर पेशेंट किसी कारण से पूरे घुटने घिस चुके हैं, नी रिप्लेस करा चुका, उसके बाद भी फिजियोथेरेपी काम जी। करेगी। सेम ऐसे ही किसी भी सर्जरी के बाद, मान लो कोई स्पाइन की सर्जरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, जी। तो कंप्लीट बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है। पेशेंट के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। मान लो गर्दन का कोई भी उसको ट्यूमर था या गर्दन का कोई ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर था, जी तो ऐसे में सर्जन अपना काम करेगा। सर्जन ने सर्जरी किया, स्टेबल किया पेशेंट की, उसको फिक्स किया फ्रैक्चर साइट को, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब अगला काम शुरू हो जाता है फिजियोथेरेपी का। अब फिजियोथेरेपिस्ट उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कराएगा, पेशेंट को चलने के दोबारा लायक बनाएगा, बैठने के लायक बनाएगा, उसको सारा एक बच्चे की तरह सारी चीजें फिर से सिखाएगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक लंबा इलाज चलता है, काफी लंबे समय तक पेशेंट के साथ जुड़ के काम करना होता है, और इसमें प्रॉपर डेडिकेशन भी चाहिए और एक मेहनत का काम है। चलिए, डॉक्टर आर के मुदगिल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी आज के दौर में बदलती हुई पद्धति है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है, लोगों में इसको लेकर अभी जागरूकता नहीं है, जागरूकता की कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में आप भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर कोई भी संबंधित समस्या आपको होती है तो जरूर आपको इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।